Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5 सॉवरेन, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अल्टीमेट पावर, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर जिसका कोई धर्म से लेना देना ना हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणतंत्र। आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अल्टीमेट पावर। सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट। अब कोई भी जो आज़ाद राज्य होगा उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होगा वो यह होगा कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी। इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी अदर पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसका मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उस राज्य को आज़ादी मिलेगी। कहने का मतलब उसकी जो सरकार है उसको कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह आंतरिक रूप में हो या बाहरी रूप में हो, उसको नियंत्रित नहीं करेगी। अ कंट्री कैन नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट बीइंग सॉवरेन। एक राज्य का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता, पूरा राज नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी सत्ता, उसका पूरा जो अल्टीमेट पावर है इंडिया का अपने पास ही है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, वह बाहरी नियंत्रण से आज़ाद है। इट कैन फ्रेम इट्स पॉलिसीज, वह अपने नियम कानून को खुद बना सकते हैं। इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। भारत का जो विदेशी नीति है वह अपने हिसाब से बना सकते हैं और अपने हिसाब से उनके पास आज़ादी है कि वह उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर है सोशलिस्ट, समाजवादी। The word socialist was not there in the preamble of the constitution in its original form. जो संविधान की प्रस्तावना आई थी उसके वास्तविक रूप में समाजवादी, सोशलिस्ट यह शब्द नहीं था उसमें। In 1976, the 42nd amendment to the constitution incorporated socialist and secular in the preamble. सन 1976 में जब 42वां अमेंडमेंट आया, बदलाव आया, एडिशनीज भी हम लोग कहते हैं इसको, संविधान में, तो उसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता यह जोड़ा गया। द वर्ड सोशलिज्म हैड बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जो आर्थिक योजना बनाई गई उसमें सोशलिज्म शब्द मतलब समाजवाद जो है वह लाया गया, जोड़ा गया। इट सिग्निफाइज मेजर रोल ऑन द इकोनॉमी। अब यह जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, काम है। इट ऑल्सो मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडियल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इसका मतलब ये भी है कि जो असमानताएं हैं उनको हटाया जाए, लोगों को जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें लोगों को दी जाएं, साथ ही साथ एक काम के लिए एक जैसा ही पेमेंट, पैसा लोगों को दिया जाए। When you read about the directive principle of the state policies, you will see how these ideas have been incorporated as well as partly implemented in the constitution. जब आप आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह जो सिद्धांत है इसको कैसे लाया गया और कुछ हिस्सा इसका संविधान में भी जोड़ा गया। फिर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई भी जाति धर्म ना हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इट इज सेड दैट इंडिया इज नीदर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस। अब देखिए भारत के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, तो यह बोला जाता है कि भारत में ना तो कोई धर्म है, ठीक है, ना ही ये अधर्म के, मतलब यहाँ पे देखिए सभी तरह के लोग रहते हैं। ये धर्म के खिलाफ भी नहीं है, ये लोगों के ऊपर धर्म जबरदस्ती डालता भी नहीं है। जिसको जो धर्म का पालन करना है वह करे, जिसको जिसकी पूजा करना है करे, जिसको जिसको मानना है वो माने। नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? It implies that in India there will be no state religion. The state will not support any particular religion out of the public fund.
अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई भी एक राज्य धर्म के आधार पर नहीं होगा। कोई भी राज्य किसी एक धर्म को ज़्यादा सहायता नहीं करेगा। जो पब्लिक फंड है, जो सबका पैसा मिलता है सरकार को, उससे जो भी काम होगा वो सारे धर्मों को के लोगों के लिए होगा। इसमें धर्म के हिसाब से लोगों को नहीं बांटा जाएगा। This has two implications. Every individual is free to believe in and practice any religion he or she belongs to. State will not discriminate against any individual or group of the basis of religion. अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हर एक व्यक्ति आज़ाद है अब कि वह जो चाहे वह उसको माने, जिस चीज़ पे उसको विश्वास है वह उसको अपनाए, वह किसी भी धर्म को माने जिससे वह संबंधित है, वह किसी की भी पूजा करे। साथ ही साथ जो राज्य है, ठीक है, उसकी जो सरकार है वह लोगों में अंतर नहीं करेगी, समुदायों में अंतर नहीं करेगी उनके धर्म के आधार पर। चाहे कोई भी हो, सबको एक बराबर देखा जाएगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र। As you have noticed while reading the preamble of the Constitution that the Constitution belongs to the people of the India. जब आप संविधान के प्रस्तावना को पढ़ रहे थे तब आप यह चीज़ ध्यान दिए होंगे कि यह जो संविधान है यह किसके लिए है? यह भारत में रहने वाले लोगों के लिए। The last line of the preamble says hereby adopt. जो preamble है उसका जो अंतिम लाइन है, जो वाक्य है, वो कहता है कि hereby adopt, मतलब अब हम लोग इसको मानते हैं, enact and give to ourselves this constitution. इस संविधान को हम लोग मानते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं और खुद को यह संविधान देते हैं। In fact, the democratic principles of the country flow from this memorable last line of the preamble. अब यह जो हमारा लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है हमारे देश का, वह इसी अंतिम वाक्य से है। Democracy is generally known as government of the people, by the people, for the people. अब देखिए, लोकतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ जो सरकार है वह किसकी सरकार है? लोगों की सरकार है। कौन यह सरकार चुनता है? जो उसके नागरिक है वो चुनते हैं, ठीक है। यह सरकार किसके लिए बनाई गई है? उसके नागरिक के लिए, उसके देश के नागरिक के लिए। इफेक्टिवली दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सरकार है इसको कौन चुना? उस देश के नागरिक चुने। अब यह जो सरकार है वह अपने देश के नागरिकों के प्रति उनका उत्तरदायित्व है और अकाउंटेबल है, मतलब सरकार को अपना लेखा जोखा लोगों को बताना पड़ेगा। द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर हाईलाइटेड विद द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इलेक्शंस, फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब यह जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ देखा जाता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज होगा, इलेक्शंस होगा, लोगों का जो अधिकार होगा, मूल अधिकार, फिर जो सरकार है उसके क्या उत्तरदायित्व होंगे, वो सब चीज़। दीज यू विल रीड इन सब्सिक्वेंट लेसन्स। अब इसके बारे में आप आईए के चैप्टर्स में, आईए के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। द प्रियम्बल ऑल्सो डिक्लेयर्स इंडिया एज रिपब्लिक। अब यह जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है संविधान का, वह यह बताता है कि भारत जो है वह गणतांत्रिक है, रिपब्लिक है। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट who is indirectly elected and he is not a hereditary ruler as in case of the British monarch. इसका मतलब क्या होता है कि जो राज्य का हेड है, मतलब सबसे ऊंचा जो पद है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का है, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है, ठीक है। वह जन्म से नहीं है, उसका खून का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, जैसे ब्रिटिश मोनार्क में होता है कि वहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। अंडर चैप्टर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव यू विल रीड इन डिटेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति बनता है भारत का, उसको कैसे चुना जाता है, ठीक है।